नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो काफ़ी पुराना हो चुका है, साल 1980 का। लेकिन ये कहानी भेजने वाले जिनके साथ में घटना हुई थी आज भी हमारे बीच में हैं। उनका नाम है प्रभु दयाल जी, बिहार के निवासी। और उनका जो परिवार था, आधा परिवार शहर में रहता था। उनके पिताजी जॉब करते थे, नौकरी करते थे। प्रभु भी अपने परिवार के साथ शहर में रहते थे, अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपनी बहनों के साथ में। लेकिन गांव में उनका दादा दादी रहा करती थी, खेती बाड़ी भी थी। और कभी कभी उनके पापा महीना 15 दिन पर गांव का चक्कर लगा लेते थे। पैसा कौड़ी जो भी दादा दादी को चाहिए खर्चे वर्चे के लिए दे के आ जाती थी। और उनको कहते भी थे कि आप लोग चलो वहीं पर कुछ दिन वहाँ भी रहना और फिर अपना आ जाना। वो आते भी थे लेकिन उन लोगों का दिल लगता नहीं था। वो कहते हैं हमें शहर बास नहीं आता, हमें पसंद नहीं आता, हमें तो अपना गांव ही बहुत अच्छा दिखता है। दिल नहीं लगता था उनका, ना दादा का ना दादी का। अब जो मेरे साथ में घटना घटी थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो साल 1980 था। मुझे अच्छी तरह से याद है। और गर्मी का मौसम था। पापा काम में बिजी थे और उनका ऐसा ही काम होता था। जब बिजी हो जाते थे तब किसी का सुध बिल्कुल नहीं लेते थे, अपने काम में मस्त रहते थे। अब मुझे बताया गया, माँ ने बताया कि पापा बोल के गए हैं कि कल तुम किसी टाइम में गांव में चले जाना और जा कर के पैसा दादा दादी को खर्चा दे आना। लेकिन मेरी स्कूल भी थी और स्कूल में छोड़ना भी नहीं चाहता था। अब मैं कहने लगा, माँ ऐसा करूँगा, स्कूल से निपट करके, ट्यूशन से निपट करके और मैं फिर दादा दादी के गाँव चला जाऊँगा और रात वहीं पर बिताऊँगा और दिन में भी रहूँगा और फिर मैं परसों आऊँगा। अगर ऐसा बोलती हो तो मैं जाता हूँ। अब जो मेरी माँ थी ना, समझ गई थी कि मैं गाँव में रुकने का मूड में हूँ। अब बहुत दिन मुझे गाँव में गए हुए हो भी गया था। मेरा भी कुछ दोस्त थे वहाँ पर, मैं उनसे मिलना चाहता था, उनके साथ खेलना चाहता था, बगीचा में जाना चाहता था। बहुत मेरे जो सपने थे मैं वो पूरा करना चाहता था, लेकिन वक्त मिलता ही नहीं था। और वही वक्त मुझे अब मिल चुका था। अब मान गए थे, परिवार भी मान गया था, पापा भी मान गए थे, ठीक है लेकिन जल्दी निकल जाना। अब ऐसा नहीं कि तुम आधी रात को दादा दादी गाँव में पहुँचो। मैं जवान हो गया था और डर तो मुझे लगता नहीं था। अब मैं भूत प्रेत को बिल्कुल मानता ही नहीं था। मेरी नज़र में भूत प्रेत बिल्कुल है ही नहीं थी। मैं उनको समझता ही नहीं था कि भूत प्रेत आखिर में होते क्या हैं। किस्से कहानियाँ तो दूर की बात होती है। अब इसके बाद मैं शाम के टाइम में तैयार हो करके और फिर अपने घर की तरफ जाने के लिए बस पकड़ने जाता हूँ। और जब मैं बस स्टैंड पर जाता हूँ ना, बस था ही नहीं। और जगह का बस तो मिल रही थी लेकिन मेरे क्षेत्र की बस ना जाने क्यों कोई थी ही नहीं जहाँ मुझे जाना था। मैं इंतज़ार करने लगा। 7 बजा शाम का, फिर 8 बजा और फिर 9 बजा। मन तो किया कि चलो घर लौट जाते हैं, कल की कल देखी जाएगी। और वहाँ से घर दूर भी था। और दूसरा चीज़ था कि मैं अब वहाँ पर इंतज़ार करना चाहता था कि चलो कोई बात नहीं, अब एक बार बस मिल जाएगी तो आराम से अपने गांव के पास पहुंच जाऊंगा। मुझे मालूम था कि कुछ किलोमीटर मुझे ज़रूर पैदल चलना पड़ेगा। जवान था, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और मैं बताया ना कि मैं भूत प्रेत को बिल्कुल मानता ही नहीं था। आखिरकार मुझे बस मिलती है 9 बजे के बाद में। मैं जल्दी से बस में सवार होता हूँ। अब बस वाला भी, उसको भी बहुत जल्दी थी। उस टूटी फूटी सड़क पर गड्ढा भी नहीं देखता था, दौड़ाने लगता था। उसको भी शायद जल्दी थी, शायद वो लेट हो चुका था या ना जाने कौन सा ऐसा कारण था। कई बार बस को उछाल देता था, देखता भी नहीं था कि आगे गड्ढा है या फिर क्या चीज़ है। परेशानी तो हुई थी लेकिन हम बोल भी नहीं सकते थे। बस वाला तेज़ी से बस दौड़ाते हुए आखिरकार 2 घंटा के अंदर ही हमें उस जगह पर उतार दिया जहाँ से मेरा गांव करीब करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं उस जगह पर उतर जाता हूँ और तब मैं
देखने लगता हूँ आसपास में कि कोई साधन मिल जाएगा क्या। लेकिन रात को 11 बजे कौन सा साधन मिलेगा भाई। मुझे कुछ ऐसा अब दिखाई भी नहीं देता है। अब मैं चलने लगता हूँ पैदल ही। अभी मैं मेन रोड पर था। अभी तो गांव का जो रास्ता था जहाँ मुड़ता था वहाँ से कम अब 500 मीटर के आसपास में था आगे जा कर के। तब हमारे गांव की तरफ वो सड़क जाती थी। अभी तो मैं बस स्टैंड जहाँ बस रुका करती थी वहाँ पर था। अब मैं उस रास्ते की तरफ चलने लगा जो 500 मीटर के आसपास में थी। तब मैं देखता हूँ कि वहाँ रोड के किनारे कुछ लोग बैठे हुए थे। कुछ तो आपस में बातचीत कर रहे थे और कुछ जैसे भोजन कर रहे थे। मुझे लगा कि ये रोड पर काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, टूटी फूटी सड़क का मरम्मत करते हैं, ये वही लोग थे। ऐसा मुझे उस टाइम लगा था। मुझे अगर मालूम होता है कि मैं अब किसी जाल में फंसने वाला हूँ तो मैं तो पीछे भाग जाता, कहीं और निकल जाता। लेकिन उनके जंगल में कभी नहीं फंसता। ऐसे ही कुछ लोग मुझे और आगे भी दिखाई देते हैं। ये झुंड में बैठे हुए थे, कोई 2 का झुंड में, कोई 3 का झुंड में, कोई 4 का झुंड में। कुछ ना कुछ वो कर रहे थे, या तो बातें कर रहे थे आपस में या फिर कुछ खाना पीना खा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था। गर्मी का टाइम था और हवा भी गरम गरम चल रही थी। अभी ठंडी हवा आई नहीं थी एक भी झोंका। लेकिन जब एक झुंड के पास से मैं गुजरता हूँ ना, तब मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। जैसे लग रहा है कि अब ठंडी आ चुकी है। इतना ठंडा हवा का झोंका होता है। मैं तो एकदम एक तरोताज़ा हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि हाँ, अब तो ये ठंडी हवा मुझे मिल रही है। अब रात ढलने वाली है ना, इसलिए ठंडी हवा चलने लगी है। अभी तो कुछ देर पहले गर्म हवा चल रही थी। अब गर्मी का टाइम में ऐसा ही तो होता है। लेकिन उस झुंड के पास से जैसे गुजरता हूँ ना, तब मैं देखता हूँ कि वो 3 लोग थे। एक तो अधेड़ सा व्यक्ति था, एक शायद उसकी पत्नी थी, वो भी अधेड़ी लग रही थी, और एक लड़की थी, वो भी जवान थी। मतलब ये छोटा सा परिवार था। अब परिवार के लोग बैठे हुए भोजन कर रहे थे। एक ही थाली थी और उसमें तीनों लोग अब ना जाने क्या खा रहे थे। जैसे ही मुझे देखते हैं और आवाज़ देते हैं, सुनो बाबू, कहाँ जाओगे। मैं ठिठक जाता हूँ और फिर मैं अपने गांव का नाम बताता हूँ कि मुझे तो वहाँ तक जाना है। क्या कोई काम है आपको क्या। तब कहते हैं कि नहीं, काम तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें चेताना चाहता हूँ बाबू, आगे जाना मत, आगे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। मैं डर गया था। भूत प्रेत से नहीं, मुझे लगा कि ये लोग मुझे सचेत कर रहे हैं, आगे कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, या तो कोई लूटने पीटने वाला लोग वहाँ पर खड़े होंगे। कि कई बार सुनने में आता था कि वहाँ पर ऐसे आवारा लड़के जो नशे में होते थे और वो लोगों को परेशान करते थे, उनके जेब से पैसे छीन लेते थे। मुझे ऐसा ही लगा कि कहीं वही लड़के जो नशेड़ी हैं खड़े तो नहीं हैं, इसलिए मैं डर गया। और वो मुझे डरता हुआ देख करके फिर कहने लगे, ऐसा करो तुम यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाओ, बैठ जाओ, जब रास्ता साफ होगा तो हम तुम्हें वहाँ तक छोड़ देंगे, चिंता मत करो। मैं अब ज़्यादा तो समझ थी नहीं, जवान नया नया हुआ था, जोश में था। लेकिन उस जगह पर जा कर के मेरा जोश ठंडा हो जाता है। जब मैं सुनता हूँ कि आगे वही गैंग होगा छीना झपटी करने वाला, तो मैं डरना तो था ही। मेरे पास में पैसे थे दादा दादी को देने के लिए। मुझे लगा कि वो पैसे कहीं वो लोग छीन ना ले, और मैं डर करके रुक गया था। तब वो शायद खाना खा चुके थे और वो लड़की जो थी अब वहाँ से उठ करके अब अंधेरे के साइड में चली गई। मुझे लगा कि इनका कोई कैंप वगैरह लगा होगा। ये रोड पर काम करने वाले मजदूर जैसे दिख रहे थे। मुझे लगा कि आसपास में इनकी झुग्गी होगी और उसी में लड़की गई है। और इसके बाद जो अधेड़ औरत थी वो भी चली गई। वहाँ पर सिर्फ अधेड़ पुरुष बचा हुआ था। मैं उसको ध्यान से देखा तो उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, मतलब सफ़ेद सी लग रही थी, और कपड़ा भी कोई खास पहने हुए नहीं था। गरीब परिवार से लग रहा था। तभी तो रोड पर मजदूरी कर रहा था, मुझे ऐसा लगा, ऐसा अनुमान लगाया। तभी आगे में शोर सुनाई देने लगा, जैसे कोई छीना झपटी हो रही है, बचाओ बचाओ, ऐसा मुझे महसूस होने लगा, आवाज़ आने लगी। तब
वो अधेड़ व्यक्ति कहता था कि इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा था। देखो आगे में शायद कोई गया है और वो लूटपाट करने वाले लड़के, देखो उनको पकड़ लिया है। आप सुन रहे हो ना, वो चिल्ला रहा है ना, आप उसके साथ में ना जाने क्या होगा। ये सुनकर तो मैं और डर चुका था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा, अब मैं कैसे दादा दादी के पास जाऊंगा। मैं खौफ में भर गया था। मुझे लगा तो कि आज मैं फंस चुका हूं। मुझे इतनी रात को आना ही नहीं चाहिए था। मैं कल आ जाता, क्यों भला मैं रात को। जबकि अब ऐसा मैं था कि कभी कभी दिन के टाइम में अकेले भी आया करता था, कभी कभी अपने पिताजी के साथ भी आता था। लेकिन आज जो था ना, रात के टाइम पहली बार मैं अकेले जा रहा था। मैं अब ऐसी जगह फंस गया था कि ना तो मैं पीछे लौट सकता था ना आगे लौट सकता था। वो शोर कुछ दूर तक सुनाई दिया और फिर शांत हो चुका था। अधेड़ रोड के किनारे बैठा हुआ आलती पालती मारे और वो मेरी तरफ देख रहा था, कभी उधर देखता जिधर से शोर सुनाई दे रहा था। और जब शोर शांत हो जाता है ना, तब मैं कहता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तब कहता है कि देखो, मैं नहीं कहूँगा तुम्हें जाने के लिए, आगे वो अभी लोग होंगे, तुम भी जाओगे और तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि आज रात यहीं पर गुजार लो, बिता लो और सुबह होने के बाद तुम निकल जाना। मैं कहने लगा कि मैं कहाँ पर। तब कहता है कि अरे हमारा कैंप है। मैं ठीक अनुमान लगाया था, वो शायद रोड बनाने वाले ही लोग थे और उनकी झुग्गी वगैरह लगी होगी। तो ऐसा तो मेरा दिन नहीं आया था कि मैं झुग्गी में रात गुजारूं, लेकिन मजबूरी थी, डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कहीं मेरा पैसा छिन ना जाए जो पिताजी ने दिया हुआ है, मैं फिर जवाब क्या दूंगा। इसलिए मैं डरा हुआ था। मैं कहने लगा कि कहाँ पर आपका झुग्गी कहाँ है, कैंप कहाँ है। कहने लगा आओ मेरे पीछे पीछे, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पर है, रोड के किनारे ही है। ये गड्ढा पार करने के बाद अब खेत साइड में है, क्योंकि रोड का एरिया है ना, इसलिए हम थोड़ा सा अलग लगा रखे। बिल्कुल शांत स्वभाव से बात कर रहा था, जरा भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। देखने में बिल्कुल अच्छा इंसान लग रहा था, बातें भी ऐसी मीठी मीठी कर रहा था और मैं उसके बहकाव में आ चुका था। उसके पीछे पीछे मैं चल पड़ा कि ताकि मैं रात गुजार सकूं, उन लुटेरों से मैं बच सकूं। इसलिए मैं डरा हुआ अब उसके उस झोपड़ी तक आ चुका था। झोपड़ी क्या थी, लालटेन जल रही थी। अंदर में अब शायद उसकी औरत होगी और लड़की होगी। अब ज़्यादा बड़ी जगह भी नहीं थी। तब वो कहने लगा बाबू ऐसा करो, मैं तुम्हारा बिस्तर यहीं लगा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर गद्दे तो मिलने से रहे, जो भी मेरे पास में है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तुम आराम कर लेना। अब मेरे पास में कोई ऑप्शन था ही नहीं, बिल्कुल बिना ऑप्शन का था। अब मैं भी अब सोच लिया कि जो भी हो रात तो यहीं अब मैं बिताऊंगा, अब तो आगे जाऊंगा नहीं, इतना मैं डरा हुआ था। उसी दरी पर जो मुझे बिछाया गया था मुझे लेटने के लिए, अब मैं उसी पर लेट जाता हूँ। लेकिन स्मेल आ रही थी, उस दरी में एक बदबू सी आ रही थी जो मुझे अच्छी तो नहीं लग रही थी, लेकिन करे क्या, अब मजबूरी थी। अब उस जगह पर मुझे रात बिताना किसी तरह से था। नींद तो नहीं आ रही थी उस महक से, उस दरी में से, और मैं आंखें बंद करके कैसे भी कर रहा था कि बस नींद आ जाए ताकि जब मेरी आंख खुले तो सुबह हो जाए। इसके बाद क्या था, मैं आराम से दौड़ते हुए अपने घर पहुंच सकता था, और नहीं तो साधन भी सुबह से मिलना शुरू हो जाता था, मुझे पैदल भी जाना नहीं होता। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई थी मुझे पता ही नहीं चला। जब आंख खुलती है मेरी, मुझे दर्द का एहसास होता है, जैसे मेरे सीने पर दबाव बढ़ा हुआ है, कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है और वो मेरा सीना दबाने की कोशिश कर रहा है। मेरी पसली जैसे टूटने वाली हो, दर्द हो रहा है, मेरी सांस रुक रही है, जैसे मेरे कोई गला घोंट रहा हो। तब मेरी आंख खुल जाती है। जैसे ही मैं देखता हूँ तो अंधेरा नजर आता है। लालटेन कहाँ गई जलती हुई कुछ मालूम नहीं है, बस मुझे दो आंखें चमकती हुई नजर आती है। वो आंखें भी जैसे जानवरों की रात में चमकती है ना, वैसी आंखें चमकती है। मैं उसको हटाने की भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं हटा नहीं पाता हूँ। इतना जो भी था शक्तिशाली था, मजबूत था, मेरा प्रयत्न बिल्कुल विफल हो जाता है।
मैं चाह करके भी अब उसको हटा नहीं पाता हूँ। मुझे लगा कि बस यही वही गिरोह है, मुझे सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गया है। हाँ, मैं उस खोली वाले को, मतलब जो मजदूर व्यक्ति था, अधेड़ था, उसने अपना नाम बताया था। हाँ, मैं उसका नाम अब पुकारने लगा था कि आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो। लेकिन उस खोली में, उस झोपड़ी में कोई भी मुझे अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मेरे अलावा उसमें कोई हो। आखिरकार मैं इतना संघर्ष करता हूँ, चिल्लाता हूँ, लेकिन जो भी मेरे सीने पर बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको लग रहा था कि तो आनंद की बात है, चिल्लाने दो, चीखने दो, मुझे तो और मजा आ रहा है। और जान जान कर मेरे सीने पर दबाव डालती थी या डालता था। उस टाइम तो मैं समझ नहीं पाया था कि मेरे जिस्म में कौन बैठा हुआ है, कोई पुरुष है या फिर कोई स्त्री। मुझे एक पल ऐसा लगने लगा कि मैं बेहोशी में जा रहा हूँ, मेरी सांस घुट रहा है। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, जी भर का जोर लगा चुका था, लेकिन उठ ही नहीं पाया। मेरा जो आंखें हैं ना, वो बंद होती चली गई, अंधेरा छाता गया। हाँ, मैं जब फिर जागता हूँ ना, यूँ कहूँ कि मेरी आंखें खुलती है या मैं होश में आता हूँ, और तब मैं देखता हूँ कि वही घर था, वही लोग थे। अंदर लालटेन जल रही थी, हल्की सी रोशनी मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था। और तीनों लोग अब वो मुझे बैठे हुए नज़र आ रहे थे, आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। वो जो लड़की थी जवान, मैं पहली बार उसको साफ देखता हूँ, और वो जैसे अपनी माँ से या अपने पिता से कोई बात बता रही हो। और वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। और वो लड़की कह रही थी कि हाँ, बहुत ही टेस्टी खून था इसका, आप लोग भी देखो, आप लोग का भी पेट भर जाएगा, इसके शरीर में बहुत सारा खून है। जब मैं ये सुनता हूँ ना कि खून है इसके शरीर में, मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं गलत जगह पर आके फंस गया हूँ। ये तो लोग ऐसा ही, ये मेरा खून पीने वाले लोग हैं। अब वाकई में इतना मैं डरता हूँ ना, मैं जल्दी से उठता हूँ और भाग खड़ा होता हूँ, लेकिन भाग नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे पीछे से मुझे कोई खींच दिया हो। औंधे मुंह जमीन पर गिरता हूँ, चोट भी लगती है। तब वही लोग मेरे सामने में नजर आते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा। कहाँ भाग के जाएगा, कहाँ भाग के जाएगा? अभी तो इस लड़की ने खून पिया है, अभी तो हम दोनों बाकी हैं। अभी कहाँ से जाएगा, अभी कहाँ से जाएगा? इसके बाद फिर मुझे बेहोशी घेर लेती है। मैं बेहोशी की दुनिया में चला जाता हूँ। इस बार जब मेरी आँख खुलती है ना, तो तेज आवाज़ से खुलती है। मैं रोड के किनारे था और एक वाहन तेजी से गुजरता चला जा रहा था। उसकी तेज आवाज़ थी, शायद वो ट्रक था। हाँ, मैं जाग जाता हूँ, मेरी नींद खुल जाती है। यूँ कहो कि मैं होश में आ जाता हूँ। मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं एक रोड के किनारे गड्ढे में पड़ा हुआ हूँ। आस पास में ऐसी हड्डी गुड्डी, ना जाने क्या क्या वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे ये जंगली जानवर का बसेरा है। यहाँ पर जंगली जानवर अपने शिकार करके लाते होंगे और यहीं पर आराम से छुप करके खाते होंगे। मैं देख करके दहल जाता हूँ। रात वाली घटना मुझे याद आने लगती है कि मेरे को क्या हुआ। वो लड़की मेरा खून पी थी, और उसके बाद वो शायद वो जो अधेड़ व्यक्ति था वो भी खून पीने वाला था, और उसकी पत्नी भी खून पीने वाली। क्या ये लोग खून पीने वाले कोई ऐसे ही लोग थे? तब मुझे ध्यान आता है कि अरे, खून पीने का कहानी में सुना था, ये तो भूत प्रेत होते हैं, ये तो पिशाच होते हैं, रक्त पिशाच बोला जाता है इनको आम भाषा में। ये कहीं यही सब तो नहीं थे। मैं दहल जाता हूँ और गड्ढे से निकलने की कोशिश करता हूँ, और कुछ देर में सफल भी हो जाता हूँ। बाहर निकल के देखता हूँ, शरीर मिट्टी से सना हुआ था, गंदगी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर पर अब खून के दाग धब्बे दिखाई दे रहे थे। मैं जैसी जैसी अवस्था में था, उसी अवस्था में अपना रोड के पास पहुंचता हूं, जहां से रोड मेरे गांव की तरफ अब जाती थी। जैसे उस जगह पर पहुंचता हूं ना, मुझे एक सवारी मिल जाती है, और वो सवारी वाला मुझे कहता है, मुझे पहचान लेता है, ये तुम्हारे साथ में क्या हुआ? तब मैं जल्दी जल्दी से घटना का बयान कर देता हूँ कि देखो भैया, मेरे साथ में ऐसा हुआ है।
तब जाकर कहता कि जल्दी से साइकिल में बैठो, चलो घर पर। और इसके बाद मैं दादा दादी के पास पहुंच जाता हूँ। मैं रो रो के पूरी कहानी बताता हूँ कि दादा दादी मेरे साथ में ऐसा हुआ। दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते थे और ये घटना सुनने के बाद वो भी अब एक तरह से दहशत में भर जाते हैं और वो मुझे डांटने लगते हैं, तुझे आने की क्या ज़रूरत थी, अपने बाप को कहता ना, तेरा बाप आता ना, तू क्यों आया। वो मुझे डांट रहे थे, डपट रहे थे, लेकिन दादी दादा को रोक रही थी, छोड़ो ना, बच्चा है, गलती हो गया, अब आगे की सोचो, अब आगे की सोचो। दादा मुझे तरफ देख रहे थे, घूर कर देख रहे थे और कुछ मेरी आंखों में देख रहे थे। अब दादी से कहने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन घटना तो इसके साथ में घट गई थी। और तब दादाजी बताने लगे उस जगह के बारे में। वहाँ पर कुछ दिनों से पहले वहाँ पर ऐसी भूत प्रेत की घटनाएं होती रहती थी, लेकिन बीच में बंद हो चुकी थी और इसके बाद फिर शुरुआत हो गई थी। और उस शुरुआती क्षणों में मैं फंस गया था। वहाँ पर एक ऐसा परिवार ही रखता था जो रक्त पीने का काम करता था। जुआ लड़के को या कोई भी ऐसा मिल जाए जिसके शरीर में अब मीठा रक्त हो और उसका वो आनंद उड़ाते थे। वो परिवार जो था ना, पूरा का पूरा एक तरह से पिशाच फैमिली था। पिशाच फैमिली जिसको कहा जाता है, रक्त पिशाच, वही परिवार था वो। और उस रात में उनके चक्कर में मैं आ गया था। वहाँ पर कोई लूटपाट नहीं हुई थी, सब उन्हीं का ये माया जाल था। ये माया जाल जो मैंने देखा था ना, अलग अलग ग्रुप में लोग बैठकर खाना खा रहे थे, ताकि मुझे एक तरह से वो डर ना लगे, मुझे ऐसा ना लगे कि यहाँ पर इंसान नहीं है। ऐसा उन्होंने माहौल को बनाया था। उस माहौल में मैं एक तरह से खप गया था। मैं समझ नहीं पाया कि मैं किन लोगों के पास में हूँ। ये लोग तो अब ऐसे भूत प्रेत हैं, मैं बिल्कुल जान नहीं पाया था। अब मैं इतना डर गया था जब वो शोर सुना था रोड के पास में और वो अधेड़ व्यक्ति कह रहा था कि देखो किसी के साथ में लूटपाट हो रही है, अब अगला नंबर तुम्हारा है, तुम भी जाओगे तो तुम्हारे साथ में भी ऐसा होगा। इतना मुझे डरा दिए थे कि मैं वाकई में डर चुका था। अगर मैं उस वक्त में निकल जाता तो मेरे साथ में कुछ भी नहीं होता, मैं आराम से बच जाता। लेकिन मैं तो खुद अपने आप को उनके हवाले कर दिया था। वो झोपड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी, मुझे गड्ढे में लेके गए थे और मुझे अपना शिकार बना दिए थे। लेकिन हाँ, मैं झेलता रहा। मैं बीमार हो गया था, इसके बाद में मेरा इलाज भी हुआ, ट्रीटमेंट भी हुआ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार दादाजी कहने लगे कि इसको किसी अच्छे तांत्रिक से दिखाना पड़ेगा। हाँ, तब मेरे पापा एक तांत्रिक के पास में ले गए। वहाँ भी इलाज चला था, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कभी बुखार सही हो जाता, कभी मेरे बुरे सपने नज़र आने लगते थे। अब बुरे सपने देख करके मैं एकदम खौफ में भर जाता था, डर जाता था। ऐसा लगता था कि वो परिवार मेरे सामने में है और वो लड़की के बड़ा बड़ा आंखें मुझे बिल्कुल साफ नज़र आता था, जैसे वो मुस्कुरा रही हो और कह रही थी कि इसका खून बहुत ही मीठा है। मैं सपना देखता था, लेकिन लगता था जैसे नींद खुलती थी वैसे लगता था कि मेरे सामने में ये लोग खड़े हुए हैं। मैं चीखने लगता था। ऐसे मेरे साथ में शुरुआत हो चुकी थी और कई तांत्रिक बदले गए थे, लेकिन कोई भी ऐसा तांत्रिक नहीं था जो मुझे सही कर सके। मेरा परिवार एक तरह से अब परेशान हो चुका था। मैं शहर में आ चुका था, दादा दादी गांव में रहते थे, लेकिन उनको भी चिंता लगी रहती थी। वो भी आ गए थे। अब एक तरह से मुझे अब इस हालत में छोड़ नहीं सकते थे। वो भी लोग आ गए थे। आज सब मिलकर के मेरी देख रेख करते थे। रात को कभी कभी तो मुझे दिन में दोपहरी में भी वैसा भयानक सपना दिखने लगता था, जैसे लगता था कि तीनों लोग मेरे सामने में खड़े हो, अब मुझे घूर रहे हो। लड़की का बड़ी बड़ी आंखें मैं भूल ही नहीं पाता था। और आखिरकार तांत्रिक बदलते गए, लेकिन मैं निरोग नहीं हो पा रहा था। मेरे साथ में कुछ न कुछ चल रहा था। एक तो भयानक पीछा सपना जो था, पीछा नहीं छोड़ पा रहा था और ऊपर से शरीर मेरा कमज़ोर होता जा रहा था। मैं हल्का फुल्का खाना खाता था, लेकिन वो भी मेरे शरीर में लग नहीं पा रहा था। बुखार कभी कभी चढ़ जाता, कभी उल्टी होने लगती थी। और इस तरह से हमारे परिवार वाले अब बहुत परेशान थे। डॉक्टर को भी दिखा रहे थे, सारा टेस्ट भी करा लिए थे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार मेरे दादाजी कहने लगे कि चल तू गाँव, अब सेहत देख लिया ना,
अब मैं तेरा इलाज गांव में ही कराऊंगा। अब पापा भी थक चुके थे, परिवार भी पूरा परेशान हो चुका था। और तब पापा के छोड़ करके हम सारी फैमिली हम लोग गांव में आ गए थे। गांव में आने के बाद दादाजी बहुत लोगों से मिलते थे और आखिरकार एक साधु बाबा को ना जाने कहाँ से लेके आ गए थे। और साधु बाबा से कहने लगे कि देखिए, यही है मेरा पोता, इसी के बारे में आपको मैं जिक्र किया था, आप इसको सही कर दीजिए और जो भी आप मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। वो साधु बाबा मेरे दादाजी को डांटने लगे और कहने लगे कि मैं पैसे लेकर कोई काम नहीं करता हूँ, भिक्षा जरूर मांगता हूँ, भिक्षा में मुझे तुम जो मर्जी दे दो, लेकिन मैं किसी से पैसा अभी नहीं करता कि मैं ये काम कर दूंगा तुम्हारा, अब बदले में तुम पैसा दे दो, ऐसा मैं काम नहीं करता। कहाँ है? तब मुझे दिखाया जाता है और वो बाबा जी देखते कहते हैं कि हाँ, मामला बहुत आगे तक बढ़ चुका है। वो जो फैमिली है ना, अब इस लड़के के आसपास में ही रहती है, अब मौका के तलाश में लगी रहती है कि कब मौका मिले और कब इसका खून चूसे। ये अभी तक अब ऐसे ही फंसा हुआ है, वो परिवार इसका खून को चूस रहे हैं। मेरा परिवार सब डर चुके थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, बाबा जी कोई रास्ता दिखाओ, बाबा जी कोई रास्ता दिखाओ। और तब बाबा जी कहने लगे कि कुछ दिन मुझे वक्त दो, मात्र 2 दिन का, और तब मैं लौट के आऊँगा ना, और तब समझ लो तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन इस टाइम मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो अब इस्तेमाल करना है। ये चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती, मुझे तलाशना पड़ेगा। अब आखिरकार बाबा जी चले जाते हैं। अब परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। मैं भी वह उल्टी सीधी हरकत करने लगता था, कभी कभी उल्टी, कभी कभी मैं चीखने लगता था। मुझे तो पता ही नहीं होता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे साथ में चल क्या रहा है। भूख प्यास मुझे लगती नहीं थी। अगर मैं थोड़ा बहुत खाना खाता था तो भी अब उल्टी करने का मन करता था, कई बार उल्टी भी हो जाती थी। लोगों की परेशानियाँ बढ़ी हुई थी मेरी वजह से। आज जब मैं पूरा होश में आता था ना, तो मैं अपने आप को बिल्कुल फिट पाता था। ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। और उस टाइम मुझे भूख भी लगती थी। मैं अपने परिवार को बोलता था कि लाओ मुझे भूख लगी है। परिवार वाले बड़ा खुश हो जाते थे, जल्दी जल्दी मेरे लिए भोजन बनता था, तैयार होता था। अब बस थोड़ा बहुत खाता था और फिर वही ऐसा मन हो जाता था कि अब नहीं, अब तो उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। और इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता था कि मेरे साथ में चल क्या रहा है। ऐसी चीज़ों से मैं अब उलझा हुआ था। परिवार के लोग भी अब बाबा जी का इंतज़ार कर रहे थे, बाबा जी कब आएंगे, कब आएंगे, 2 दिन कब बीतेगा। मेरे परिवार के लोग यानी मम्मी मेरे दादा से दादी से पूछ रहे थे कि बाबा जी कहाँ मिले थे। और तब दादा कहने लगे कि वो तो रास्ते से जा रहे थे, भिक्षा मांगते थे। अब मुझे लगा कि उनसे मदद मांगनी चाहिए, और तब मैंने मदद मांगा और वो मदद करने के लिए तैयार भी हो गए। मेरी माँ कहने लगी कि अगर वो सही एक तरह से तांत्रिक होते तो इलाज कर देते ना, वो 2 दिन के बाद क्यों कह के गए थे। दादाजी समझाने लगे कि तुम समझ नहीं पाओगे, तुम लोग शहर में रहते हो ना, ये देहात का क्षेत्र है और यहाँ पर तंत्र मंत्र कैसे होता है तुम लोगों को पता नहीं। आज तक तुम लोग इस चक्कर में पड़े नहीं हो, ये पहली बार है ना, लेकिन हम इस गांव में रहते हैं, हमें मालूम है। आखिरकार 2 दिन के बाद शाम के टाइम में वो बाबा जी आते हैं, और अकेले नहीं, उनके साथ में एक नौजवान लड़का भी होता है। उनको देख करके हमारे परिवार के लोग खुश हो जाते हैं, सेवा भाव करते हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, जो मैं करूँगा अपने थैली से करूँगा, अपना झोला से करूँगा। पानी पीना है वो खुद लेके आए थे, और हमारे घर के पानी तक नहीं पिए थे, ना वो लड़के को पीने दिए, ना खुद भी पिए। ना जाने क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे, अजीब व्यवहार। और इसके बाद मेरी झाड़ फूँक शुरू हो गई थी। और झाड़ फूँक के बाद मुझे तो कुछ मालूम नहीं होता था कि मेरे साथ में चल क्या रहा है। कभी कभी ऐसा सपने में लगता है कि मैं सपने की दुनिया में हूँ और उसी गड्ढे में हूँ। वो गड्ढा नहीं, एक घर है। और वैसे मुझे माहौल सब कुछ जैसे मेरे साथ में हुआ था, सब कुछ ऐसे नज़र आता था। और वो लड़की मेरी छाती पर बैठी हुई है और मेरा खून पीने की कोशिश कर रही है। अब मैं उसको हटा रहा हूँ, मेरे वजन, छाती का वजन ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है उसकी वजन से। ऐसा लग रहा है कि पसली टूट जाएगा।
मैं दर्द से कराता हूँ, ऐसे मुझे अब अनुभव होता था। और वो तंत्र मंत्र करते रहे, कितना टाइम लगा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आखिरकार जब मैं होश में आता हूँ ना पूरी तरह से, तो सुबह हुई पड़ी थी। ना तो उस जगह पर बाबा जी थे, ना वो लड़का था, बस मेरा परिवार था। मैं अपने आंखें खोलता हूँ और तब दादाजी कहते हैं कि हाँ बेटे, कैसा है अब तू। मैं बोलता हूँ दादाजी को देख करके कि मैं ठीक हूँ, मुझे हुआ क्या है। मैं दादाजी से सवाल करता हूँ और तब दादाजी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ था, तू बीमार पड़ गया था, उल्टा पुल्टा खाना खा लिया था, ऐसी वजह से तू अब एक तरह से बीमारी में फंस गया था, और कोई बात नहीं। और उसके बाद मेरा शरीर कहूँ ना कि एक फुर्ती सी आ गई थी, जो मुझे अब एक तरह से सही होने का संकेत दे रही थी। हाँ, मेरा परिवार बहुत खुश हो चुका था। रात का इंतज़ार होने लगा कि अगर कुछ होना होगा तो रात को होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा जी ने बताया था कि अब इस बच्चे के साथ कुछ नहीं होगा, जो भी था मैं सबको हटा दिया हूँ, अब इस बच्चे के पास में कोई भी नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ, बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया था। हाँ, कभी कभी ऐसा घर में कोई आहट होती थी, ऐसा होता था, तो मैं तो नहीं डरता था, मेरा परिवार डर जाता था। उनको लगता था कि वो लोग कहीं वापस तो नहीं आ गए, वो पूरी फैमिली वापस तो नहीं आ गई, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद मुझे कोई तकलीफ दुख हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्रभु दयाल जी की, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी चैनल पर और एक रोमांचक कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।